नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीआर टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये यूपीपीसीआर टीजी2 के अलावा यूपीआरवीएनएल टीजी2, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, सेल, एलएमआरसी, डीएमआरसी और एएलपी रेलवे टेक्नीशियन में जो आने वाली भर्ती है उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर अगर बैठ जाते हैं एग्ज़ाम में तो एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हाँ दोस्तों, इस वीडियो की खास बात यह है कि हमने इस वीडियो में 150 से ज़्यादा प्रश्न लिए हैं, जो कि सभी टॉपिक से प्रश्न संबंधित होंगे। और दोस्तों, आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों जो छोटे छोटे टॉपिक थे उन्हें हमने पहले ही समाप्त किया है, जो कि पहले ही वीडियो में। चलिए, अब फिर उसके बाद जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में चल रहे हैं। चलिए, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न दिया गया है, विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है या तो विद्युतमय तार से जुड़ा रहता है। विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे अलग करेंगे, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, धूम्रपान निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि वृत्ताकार, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, और इसकी जो बॉर्डर होता है वो लाल रंग का होता है, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, इसमें जो आकृति बनी होती है वो काले रंग की होती है। चलिए, और कुछ जानकारी देखते हैं इसमें। जैसे कि दोस्तों, निषेधात्मक चिन्ह जो होते हैं वृत्ताकार होते हैं, और अनिवार्य चिन्ह जो होते हैं वृत्ताकार के अंदर नीला पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत होता है। इसमें चेतावनी चिन्ह जो होते हैं दोस्तों, जो चेतावनी संकेत होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। सूचनात्मक संकेत जो होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खतरे के प्रति सजग न होना, ये दुर्घटना का कारण है। दोस्तों, इसमें चिन्ह मैं इसलिए लगा देता हूं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम आपको इस पीडीएफ से रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल मिले, और आप थोड़े ही समय में पूरा मान लो पूरी ही रिवाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सभी में जो नीचे प्रश्न आएंगे उसमें सभी में टिक लगा हुआ होगा, और ये आपके पीडीएफ में टिक लगा हुआ मिल जाएगा आपको। चलिए, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, फाइल की लंबाई नापी जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि पॉइंट से हील तक, ये इसका राइट आंसर है। और दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो जैसे कि दोस्तों 10, 15, 20, 25, 30, 35 सेंटीमीटर तक होती है। अगला प्रश्न, चीजल का निर्माण में प्रयुक्त धातु है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाई कार्बन स्टील होती है। और दोस्तों इसकी लंबाई जो होती है 10 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। और विद्युत कार के लिए दो प्रकार की चीजल्स की आवश्यकता होती है, जैसा कि दोस्तों फार्मर चीजल तथा कोल्ट फ्लैट चीजल का प्रयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ी व माइका शीट तथा फिटिंग्स को आवश्यक आकार देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों रेती और हेक्सा को प्रयोग करने के बाद ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, ताकि उसमें जंग या नमी की मात्रा न रहे। रेती को कभी भी जल से नहीं धोना चाहिए तथा हेक्सा को सीधे फ्रेम टाइट कसना चाहिए और ग्रीस लगाकर रखना चाहिए, जिससे जंग ना लगे। चलिए, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि उस पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर शॉप ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि कटिंग के समय घर्षण को कम करना, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसमें सभी में चिन्ह लगा हुआ, जो कि आपको पीडीएफ में चिन्ह लगा हुआ मिल जाए, आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए अगला प्रश्न, 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध है। सही उत्तर दोस्तों, इसमें प्रतिरोध निकालना, जैसे कि दोस्तों प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है V² P। यहाँ पर P का पूरा शक्ति का मान रख देंगे, जैसे कि V का मान रख देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा कैलकुलेशन कर लेंगे, तो जैसा कि आपका उत्तर आ जाएगा 400 ओम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आर बराबर रो एल अपान ए इस समीकरण में रो प्रदर्शित करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रतिरोधकता सही उत्तर होगा। एल जो होती लंबाई और ये ए होता है जो क्षेत्रफल होता है। चलिए हम यहाँ पर जान लेते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और प्रतिरोधकता की इकाई ओम इंटू मीटर होती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि ओम इंटू सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, चीनी मिट्टी एक डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विसंवाहक इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, चीनी मिट्टी एक विसंवाहक पदार्थ होता है और विद्युत रोधी से धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत रोधन का प्रयोग विद्युत सुरक्षा उपकरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कवचित तार इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें केबल में कोर को आपस में विद्युत रोधित करने के लिए पेपर, जूट आदि का प्रयोग किया जाता है। केबल को आर्द्रता से बचाने के लिए लेड सिद का प्रयोग किया जाता है। ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम इसका राइट आंसर है। और जैसे कि दोस्तों इसमें तापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले तत्व के निम्न गुण होने चाहिए, जैसे कि हम देख लेते हैं, तापन तत्व का रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए, तापन तत्व का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, और तापन तत्व का प्रतिरोध ताप गुणांक लो होना चाहिए। तापन तत्व का आवश्यक ताप पर ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बन जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, केबल के जोड़ों के लिए पकड़ यानी लग्स किस सामग्री के बने होते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि एल्युमिनियम और तांबा से बने होते हैं। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं, मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से रीड कर सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा ऑक्सीकृत होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पावर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तांबा इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसके भाग भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों सोल्डरिंग आयरन का जो ऊपरी भाग सोल्डरिंग करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग होता है, उसे बिट या टिप कहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये बिट या टिप होता है, ये शंख होता है, और ये हत्था होता है, ये एज होता है। ये इसकी पूरी जानकारी थी। अगला प्रश्न जैसे कि दिया गया है, किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि करंट 1 एम्पियर पैदा किया जाता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होना चाहिए। सिंपल सा है दोस्तों, V बराबर IR फार्मूला लगाएंगे, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा, 40 वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, प्रतिरोधक क्षमता की SI यूनिट क्या है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओम, जो कि वोल्टेज की वोल्ट होती है, धारा की एम्पियर होती है, प्रेरकत्व की हर्ट्ज जो होती है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है दोस्तों, ये आवृत्ति की है, हर्ट्ज आवृत्ति की होती है, इसे ध्यान रखिएगा, जो कि देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, किसी श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना डैश डैश सूत्र का उपयोग करते
करते हुई की जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जो कि सीरीज में होता है। और समांतर में दोस्तों आप देख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, जो कि देख सकते हैं डैश आगे तक कितनी भी प्रतिरोध हो आप जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वायु झोंक परिपथ वियोजक इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों वायु झोंक परिपथ वियोजक 25 किलो वोल्ट पर 500 मेगा वोल्ट एम्पियर वियोजन क्षमता तक के लिए प्रयोग की जाती है। इनका प्रयोग एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के वोल्टताओं में होता है। इसके चल मूविंग कॉन्टैक्ट तथा अचल संपर्क कॉन्टैक्ट कांस्टेंट कॉन्टैक्ट प्रायः ताम्र या चांदी की धातु के बने होते हैं। ये इन्हें मुख्य संपर्क कहते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है आपका, HRC फ्यूज का आशय डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं HRC फ्यूज कारतूसी फ्यूज का ही एक विकसित रूप होता है और इनकी विदारक क्षमता 66 किलो वोल्ट पर 500 मेगा वोल्ट एम्पियर तक होती है, इसलिए इन्हें उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, भू रिसाव यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम इसमें अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेड एसिड बैटरी का एकमात्र सेल वोल्टेज कितना होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 वोल्ट होता है। चलिए हम और सेलों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं सेल दिए गए हैं, वोल्टेज दिए गए हैं। लेड एसिड सेल में 2.2 वोल्ट होता है, जो कि निकिल आयरन यानी एडिशन सेल में 1.36 वोल्ट होता है। निकिल कार्डियम में दोस्तों 1.25 वोल्ट होता है। सिल्वर जिंक में 1.86 वोल्ट होता है। सिल्वर कैडमियम में 1.1 होता है। और कार्बन जिंक यानी कार्बन जिंक क्लोराइड मैग्नीज एल्कलाइन और सिल्वर ऑक्साइड के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1.5 होता है। और हम आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों लिथियम के बारे में 2.95 वोल्ट होता है। मरकरी में देख सकते हैं 1.35 वोल्ट होता है। ये सारी जानकारी दोस्तों आप चाहे तो आप अपने रफ कॉपी में नोट कर रख लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगी, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घटकर लगभग आधा रह जाता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निकिल आयरन सेल का धनात्मक प्लेट बना होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निकिल हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यदि 2 कुंडलियों के बीच परस्पर प्रेरकत्व जो है 5H है तो हेनरी है, तो और यदि एक कुंडली में धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बदलती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की यानी EMF डैश होगी। सही उत्तर दोस्तों आप इसे हल करेंगे, जैसा कि आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा 10 वोल्ट। जैसा कि हम आपको फार्मूला बता देते हैं, ये इस फार्मूले पर मान रखना। जैसा कि दोस्तों M बराबर दिया गया है, DI/dt बराबर 2 दिया गया है। यहाँ पर सिंपल सा फार्मूले पर मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 10 वोल्ट सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा डैश द्वारा दर्शाई जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसका सही उत्तर हो। चलिए बाकी दोस्तों आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम हमने कई बार आप बता दिया है, आप यहाँ से अपने आप से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए BH वक्र एक सीधी रेखा होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि वायु इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक ताप शक्ति ग्रह में निर्गत गैसों से ऊष्मा की वसूली करते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इकोनोमाइजर में इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसी ऊष्मा का उपयोग करके बॉयलर और संयंत्र की ऊष्मीय दक्षता 10% से लेकर 12% तक बढ़ाई जा सकती है।
अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, किसी ज्या या वक्री एसी वोल्टता की पीक यानी शिखर वोल्टता 100 वोल्ट है, वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा इसमें। सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर इसका फार्मूला यहाँ पर रखेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर वोल्ट इतना निकल कर आएगा, जो कि देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी 70.7 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। रफ कॉपी लेकर जरूर बैठा करें और जो सवाल आए उसे अपने आप से जरूर हल किया करें। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, सेतु दृष्टिकारी की प्रतीप शिखर वोल्टता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि वी होती है, वीएम इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लेकर आया हूँ। यहाँ से दोस्तों अक्सर प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए देख लीजिए ये पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर अभिलक्षण दिया गया, अर्ध तरंग यानी हाफ वेव रेक्टिफायर दिया गया, यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर दिया गया है। और यहाँ पर दोनों सेंटर टैप और सेतु के बारे में यानी ब्रिज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि दोस्तों हम देख सकते हैं डायोडो की संख्या हाफ वेव रेक्टिफायर में देख सकते हैं 1 होती है, सेंटर टैप में 2 होती है, ब्रिज रेक्टिफायर यानी सेतु में 4 होती है। पीआईवी देख सकते हैं यानी पीक इनवर्स वोल्टेज दोस्तों इसमें होता है, जो हाफ रेक्टिफायर में देख सकते हैं वीएम होता है, सेंटर टैप में 2 वीएम होता है और सेतु ब्रिज में दोस्तों वीएम होता है। जैसा कि दोस्तों हम अभी सवाल आया था वहाँ से देख सकते थे, शिखर लोड धारा में देख सकते हैं इसका ये होता है हाफ वेव में, सेंटर टैप में, और देख सकते हैं सेतु में, जो कि पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों। ये इसे आप पूरा देख लेंगे। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों चाहे तो आप इसे लिख लें और चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लें दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न बन ही जाता है, कोई भी आपका एग्जाम हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं आप, उर्मिका गुणांक परिभाषित होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रत्यावर्ती घटक का वर्ग माध्य मूल्य अपान दिष्ट घटक इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। जैसा कि दोस्तों आप उर्मिका घटक के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं, मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता का उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए डैश डैश को उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रखरखाव करना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि भू संपर्कित टर्मिनल यानी अर्थेटेड टर्मिनल इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार 1956 के अनुसार देख सकते हैं 32, 61, 62, 67, 69, 88 व 90 उपनियम इसके लिए प्रभावी हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये पूरी जानकारी आप देख लेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न है, न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर तार को डैश डैश कहते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थड सप्लाई कहते हैं। अगला प्रश्न, अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थ लीड कहते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थ कंडक्टर और अर्थ इलेक्ट्रोड के बारे में पूरी जानकारी दी गई। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अर्थिंग के लिए 2 भागों को एक चालक द्वारा संयोजित किया जाता है, उसमें से दोष की स्थिति में प्रदोष धारा प्रवाहित होती है, अर्धचालक कहलाता। अर्थ इलेक्ट्रोड जो है धातु का एक पाइप या अन्य चालक जो भारतीय विद्युत नियमों के अनुरूप हो एवं जिसे पृथ्वी से दबा दिया जाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, जमीन में आपूर्ति प्रणाली के गैर करंट ले जाने वाले भागों को जोड़ने को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थिंग इसका सही उत्तर होगा। बाकी जानकारी देख सकते हैं आप, हम थोड़ी जानकारी और देते हैं। जैसा कि दोस्तों अर्थिंग का उद्देश्य मानव को विद्युत झटके से बचाना तथा आग के खतरे को टालना होता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक एलईडी के लिए धारा की आवश्यकता होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 और 35 मिली एम्पियर के मध्य होती है। अगला प्रश्न जानने से पहले इसकी व्याख्या देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एलईडी का सिंबल भी देख सकते हैं आप, ये सिंबल भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और हम देखते हैं जैसे कि दोस्तों एलईडी गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड से बनाया जाता है। एलईडी एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो कि केवल एक फॉरवर्ड बायस में ही प्रचलित होती है। अगला प्रश्न,
एक पी प्रकार व एन प्रकार के पदार्थ के बीच संगम बनाने पर निम्न में से क्या क्रिया होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिष्टकारी इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों एसी से डीसी में परिवर्तन की क्रिया रेक्टिफिकेशन कहलाती है। एसी को डीसी में बदलने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति रेक्टिफायर कहलाती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, जब एक अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसकी चालकता बढ़ती है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, करंट विद्युत प्रवाह की अधिकतम मात्रा जो एक रेक्टिफायर के माध्यम से प्रवाह कर सकती है उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि पीक ब्लेड विद्युत प्रवाह करंट कहते हैं हम इसे। चलिए, जैसा कि दोस्तों डायोड एक ऐसी युक्ति है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया रेक्टिफिकेशन कहलाती है। अगला प्रश्न दिया गया, अर्धचालक की संयोजकता डेड डैश की प्रकाश किरणों से बहुत प्रभावित होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि उच्च तीव्रता इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यदि किसी परमाणु को बाहर से ऊष्मा प्रकाश आदि के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाए तो परमाणु उत्तेजित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा की कक्षा में उच्च ऊर्जा की कक्षा में स्थानांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, डेड डैश को लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तनु डाइल्यूट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों पूरी जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी सहायता से सेल में धारा प्रवाहित होती है। लेड एसिड सेल दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, फ्लेडेड लेड एसिड सेल और सील्ड लेड एसिड सेल होता है। चलिए, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के प्रतिरोध को कम करने का तरीका है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाना इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों हम और देख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों और कम करने का जैसा कि तरीका है, पानी डालने से कम हो जाता है और प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से और इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाने से अनेक अर्थ इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में संयोजित करने से ये कम हो जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर, एक ट्रांजिस्टर में होते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दो पीएन संगम होते हैं। और हम इसमें देखते हैं, जैसा कि ट्रांजिस्टर में दो पीएन संधि वाली 3 टर्मिनल युक्ति होती है। यह भी डायोड की भांति ही शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम पर त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि के डोपन से निर्मित होते हैं। ट्रांजिस्टर दो पीएन संधि वाली 3 टर्मिनल युक्त इकाई होती है, जो कि दो पीएन संधि युक्त होने के कारण इसे द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर एक डेड डैश प्रचलित युक्ति है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धारा इसका सही उत्तर है। ट्रांजिस्टर एक धारा प्रचलित युक्ति है। ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक खंड होते हैं, आधार, उत्सर्जक तथा संग्राहक होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांजिस्टर बायसिंग की वरीयता प्राप्त विधि है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वोल्टता विभाजक बायसिंग इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए उनके संयोजकों पर नियत मान का डीसी वोल्टता प्रदान करना ट्रांजिस्टर बायसिंग कहलाती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, ट्रांजिस्टर के एक प्रकार के संवेष्टन में कलेक्टर संयोजी सिरे को ग्राउंड किया जाता है, वह संवेष्टन है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि शक्ति ट्रांजिस्टर संवेष्टन इसका राइट आंसर है। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं, पीडीएफ दे दी जाएगी, वहां से आप पढ़ लेना। अगला प्रश्न, जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है, वह डेड डैश कहलाते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का निर्गत प्रतिबाधा होता है लगभग। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 50 ओम इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, यह एक उच्च वोल्टेज गेन वाले डायरेक्ट कपल्ड प्रकार का एम्पलीफायर परिपथ है। यह डीसी तथा एसी दोनों प्रकार के संकेतों की एम्पलीफिकेशन कर सकता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अनुप्रयोग नहीं है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि निर्गत शक्ति प्रवर्धक इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम और देखते हैं, जैसा कि दोस्तों ऑपरेशनल एम्पलीफायर का प्रयोग क्रमशः अंतर प्रवर्धक, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आदि में किया जाता है।
ऑपरेशनल एम्पलीफायर निम्नलिखित में से किसका प्रवर्धन कर सकता है? सही उत्तर दोस्तों, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, केवल डीसी वोल्टेज का और केवल एसी वोल्टेज का, केवल पल्स संकेतों का, ये सभी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से प्रवर्धक की श्रेणी में विरूपण की अधिकतम मात्रा होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी सी इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इन प्रवर्धक की श्रेणी की जो होती है, सी की जो होती है, इसकी 85% से अधिक होती है तथा अधिक विरूपण के कारण श्रेणी सी प्रवर्धक ऑडियो फ्रीक्वेंसी प्रवर्धक की भांति नहीं प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक इन्वर्टर परिवर्तन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि डीसी को एसी, इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो शुरुआत से वीडियो जरूर देखा करें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और दोस्तों, हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, यही पूरा प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। दोस्तों, आप शुरुआत से पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं जो कि हमने उसमें कंप्लीट कर दिया। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि दूसरे वीडियो में रिपीट होता हो। और दोस्तों, जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो पहले ही वीडियो में 6 से 7 वीडियो में पहले ही कवर हो चुके हैं। अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो पहले से नंबर 1 वीडियो से पूरा देखिए और पूरा देखते चले जाइए। और इसे पूरा अगर फॉलो कर लेते हैं तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपका यहाँ से प्रश्न बाहर चला जाए। दोस्तों, ये पूरी वीडियो ज़रूर देखें और पूरे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया, इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटरों का उपयोग डैश डैश में होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पोल्ट्री फार्म, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी एक डैश डैश परत उपकरण है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, एसीआर में 3 टर्मिनल एवं 4 परत की युक्ति होती है। यह एक शक्ति नियंत्रित उपकरण है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक द्विदिशिक उपकरण है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि ट्रायक, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, ट्रायक में 2 एंटी पैरेलल जुड़े होते हैं। और जो ट्रायक होता है, इसका आप डायग्राम देखे ही होंगे, 2 डायोड इसमें जुड़े होते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, यह एक 3 टर्मिनल युक्ति होती है। अब एसीआर के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यह एक डीसी स्विच है, जो कि एसीआर का प्रयोग हाफ वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव रेक्टिफायर में कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह करते हैं और सामान्य रूप से यह एक डीसी स्विच होती है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है, जैसे कि दोस्तों यह भी 3 टर्मिनल युक्ति है, इसमें 4 परत होती हैं। अब डायोड के बारे में जैसे कि देख लेते हैं, डायोड यह भी एसी को डीसी में बदलता है। यह 2 टर्मिनल पर 2 परत युक्ति होती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में को चयन करें। सही उत्तर दोस्तों, यहाँ पर मॉसफेट जो है एक ध्रुवी वोल्टता नियंत्रित 3 टर्मिनल उपकरण है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, द्विअंक पद्धति में 4 बिट्स द्वारा प्रदर्शित अधिकतम दशमलव संख्या है। सही उत्तर दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपको उत्तर जो निकल कर आ जाएगा 15, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 4 बिट्स होती हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, 4 बिट्स में 1 निबल, 8 बिट्स में 1 बाइट्स और 1024 बाइट्स में 1 किलो बाइट और 1024 किलो बाइट में 1 मेगा बाइट, 1024 मेगा बाइट में 1 गीगा बाइट और 1024 गीगा बाइट में 1 टेरा बाइट होता है। दोस्तों ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एंड गेट में गेट का निर्गत मान 1 होता है केवल जब निवेश ए और निवेश बी दोनों डैश डैश हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। चलिए हम इसकी सत्यता सारणी जैसे कि देख लेते हैं। जैसे कि इसमें इनपुट में 0 0 देंगे तो आउटपुट में भी 0 प्राप्त होगा, इनपुट में 0 1 देंगे तो आउटपुट में भी 0 प्राप्त होगा। और इसमें देख लेते हैं, इनपुट में 1 और 0 देंगे तो आउटपुट में 0 प्राप्त होगा, इनपुट में 1 1 देंगे तब बाहर 1 प्राप्त होगा। ये एंड गेट में होता है।
अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाए गए परिपथ को पहचाने, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपकी जीने की वायरिंग, जीने का परिपथ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है डेड डैश के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में दो या दो से अधिक स्विचों का उपलब्ध होना। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक लैंप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, IS 3034 से 1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध होना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 ओम होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अस्थायी वायरिंग में यांत्रिक शक्ति डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बहुत कम, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, डेड डैश को हासिल करने के लिए एक डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उच्च विश्वसनीयता, इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं, जैसे कि जिससे कि यदि किसी जनरेटर में प्रदोष उत्पन्न हो जाए तो उसके स्थान पर अन्य लगे हुए जनरेटर सप्लाई प्रदान करते हैं और किसी प्रकार की कार्य में रुकावट न उत्पन्न हो, इसलिए एक से अधिक जनरेटर को समांतर में प्रचलित किया जाता है, जिससे कि प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। इसलिए हम अलग से एक जनरेटर लगा देते हैं। अगला प्रश्न, डीसी शंट जनरेटर को डेड डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि नियत वोल्टेज जनरेटर, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसका डायग्राम आप जान सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं जनरेटर के लिए। चलिए अगला प्रश्न, लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भंवर धारा हानि, इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं, यह क्षति कुल क्षति का 20 से 30% तक होती है। अगला प्रश्न दिया गया, आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर आर्मेचर हानि, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्रश और कम्यूटेटर, इसका राइट आंसर है। इसको बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है क्योंकि दोस्तों ये इनके मध्य स्पार्किंग, घिसावट इत्यादि के कारण इनकी क्षति हो जाती है, इसलिए इसे बदलना चाहिए। चलिए मरम्मत करना चाहिए। अगला प्रश्न, किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उससे क्या होना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि हम देख लेते हैं, डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रदान करेगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि तरंग कुंडली यानी वेव वाइंडिंग, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, वेव वाइंडिंग में उच्च विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तथा कम धारा प्राप्त होता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इसमें, और लैप वाइंडिंग में देख सकते हैं, लैप वाइंडिंग में उच्च धारा तथा कम वोल्टेज प्राप्त होता है। इसमें ए बराबर पी होता है। अगला प्रश्न, यानी समांतर पथों की संख्या और पोलों की संख्या बराबर होती है। असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप डेड डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रतिचुंबकन यानी क्रॉस मैग्नेटिजिंग, इसका राइट आंसर है। और ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य फ्लक्स प्रभावित होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न जाने से पहले आपसे कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, चाहे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी इस वीडियो की। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, घनत्व B के अंदर रखा गया और करंट I कंडक्टर के माध्यम से बह रहा है तो उस पर बल यानी F की भयावहता क्या होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि F बराबर BIL साइन थीटा न्यूटन्स, इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर इसका फार्मूला दिया गया है, और यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में समांतर में हो जाए तो उस अवस्था में कोई बल कार्य नहीं करेगा, 0 हो जाएगा। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
कॉपर लॉस डेड डैश का अनुपातिक होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि I² इसका राइट आंसर है। यहाँ पर इसका फार्मूला जान सकते हैं आप, जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक डीसी मोटर अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करेगा जब बैक ईएमएफ प्रयुक्त विभव का अनुपात होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि 0.5 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कैसे हल किया गया है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी सीरीज मोटर में शाफ्ट बलयुग्म का आर्मेचर बलयुग्म से कम होने का कारण है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्ट्रे हानियां इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यदि डीसी मोटर का पार्श्व विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि आर्मेचर जच सकता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, बैक ईएमएफ की दिशा सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है, अर्थात सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। यदि बैक ईएमएफ का मान शून्य हो जाता है तो सप्लाई वोल्टेज यानी ऑप्शन नहीं होगा और कुल सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर के क्रॉस खपत होगी और आर्मेचर जल जाएगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, 5 HP तक की छोटी डीसी मोटरों में सामान्यतः होते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 पोल्स के लिए 5 HP मतलब 5 HP छोटी मोटर होती है, 2 ध्रुव यानी 2 पोल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि एक 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 AC प्रदाय से वोल्टता मतलब AC से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों यह निम्न दक्षता व अधिक स्पार्क के साथ चलेगी, ये इसका राइट आंसर है। चलिए बाकी जानकारी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों यदि एक डीसी सीरीज मोटर को 230 AC सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो निम्न दक्षता व अधिक स्पार्क के साथ चलेगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण मोटर के योक तथा क्षेत्र क्रोड यानी फील्ड कोर में बहुत अधिक धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कि मोटर की दक्षता घट जाती है। दिक् परिवर्तन काल यानी कम्यूटेशन पीरियड के समय लघु पतित आर्मेचर कुंडलन में अधिक वोल्टता तथा धारा प्रेरित होती है, जिससे कारण ब्रशों पर अधिक स्पार्किंग होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि एक परिणामित्र का द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध तथा उसका परिवर्तन अनुपात के है तो द्वितीय कुंडलन का प्राथमिक की ओर तुल्यकालिक प्रतिरोध होगा। सिंपल सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी R/K² इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों इसका फार्मूला देख सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जब परिणामित्र की प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध को द्वितीय कुंडली की ओर संदर्भित करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध इतना होता है, जैसा कि आप देख लें। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच की उसकी नियमन दक्षता तथा ज्ञापन मतलब तापन की जानकारी देता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि बैक टू बैक जांच इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, खुला परिपथ परीक्षण से लव हानि या क्रोड हानि की जानकारी प्राप्त होती है। लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट से पूर्ण लोड ताम्र हानि की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में पदार्थ उपयोग आता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उच्च सिलिकॉन स्टील इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% होती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल डेड डैश वाइंडिंग होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एक ही वाइंडिंग होती है, जो कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का ये कार्य करती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में द्विकुंडलिन ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग यानी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा ताम्र की बचत होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर वर्धक या बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रेरण मोटरों को चलाने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर को स्टार्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्न में से कौन सा परिणामित्र के तेल का कार्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें प्रेरण युग्मन प्रदान करना ये इसका कार्य नहीं है। बाकी दोस्तों आप पूरे कार्य पढ़ लेना, आपको ये सारे कार्य जो कि दिए गए हैं ये एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न बढ़ने से पहले यहाँ पर देखते हैं परिणामित तेल का कार्य क्या है। जैसे कि दोस्तों परिणामित तेल का
कार्य यानी ट्रांसफार्मर तेल का कार्य प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडल को शीतलन प्रदान करना, और यानी ट्रांसफार्मर तेल का कार्य अतिरिक्त कुचालकता प्रदान करना होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, परिणामी त्रेणी ट्रांसफार्मर में लव हानि पाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोर इसका राइट आंसर, इसमें लव हानि पाई जाती है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, परिणामित्र में लव हानि कोर में पाई जाती है। लव हानि दो प्रकार की होती है, जैसे कि दोस्तों शैथिल हानि, भंवरधारा हानि। शैथिल हानि के बारे में जान सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, डैश उपकरण वितरण से जुड़े जाने पर दी गई अवधि के अनुसार मापी जाने वाली कुल मात्रा देते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि इंटीग्रेटिंग इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम और जानकारी देखते हैं, जैसा कि दोस्तों इंडिकेटिंग उपयंत्र किसी वैद्युत राशि के तात्कालिक मान को एक संकेत द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, जैसे कि अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर इत्यादि। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग एक चलते हुए लौह के उपकरण में कंट्रोलिंग टार्क को पाने के लिए किया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंग कंट्रोल इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, इसमें डैम्पिंग के लिए वायु का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग अमीटर तथा वोल्टमीटर बनाने के लिए किया जाता है। एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है ये, और इसका पैमाना आरेखी होता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मेगर का उपयोग करने के उद्देश्य को दर्शाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केबलों का इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, ऊर्जा मीटर की डिस्क डैश नामक सामग्री से बना है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, जब डिस्क स्थिर गति से पर घूमती है तो उस अवस्था में चालन तथा ब्रेकिंग यानी ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग वाला घूर समान होते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका डायग्राम आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, आमतौर पर अमीटर में प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध का मान डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, और जैसे कि अमीटर में शंट प्रतिरोध की सहायता से रेंज बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस मोटर स्पीड डैश द्वारा दी जाती है। जैसे कि ध्यान दें आप, एफ बराबर आवृत्ति, पी बराबर पोलों की संख्या, जिसके लिए स्टेटर वाइंडिंग को घुमावदारित किया जाता है। यहाँ पर इसका फार्मूला जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 120 F/P जो कि होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में डैश का उपयोग करके स्व प्रारंभ किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि कैपेसिटर का प्रयोग करके इसे सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं हम। स्टार्टिंग वाइंडिंग पे श्रेणी क्रम में संधारित्र को संयोजित किया जाता है, जिससे कि मोटर स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाता है और मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में डैश स्लिप की होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0 स्लिप होती है, इसमें कोई स्लिप नहीं होती है। जैसा कि स्लिप रिंग का प्रयोग वेज वाउंड मोटर में किया जाता है, फेज वाउंड मोटर में 2 स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है। स्लिप रिंग की सहायता से फेज वाउंड मोटर की गति नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न। कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 45 किलोवाट जो 975 RPM, ये सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि दोस्तों ये क्यों बड़ी होती है। जैसा कि दोस्तों उपयुक्त में 45 किलोवाट और 975 RPM के मोटर का आकार सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जिस मोटर की गति दिए गए किलोवाट में सबसे कम होगी उसकी आकार बड़ी होती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, 1 HP डैश वाट है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट होता है, जो कि दोस्तों ये होता है, ये 1 HP बराबर 746 वाट, जो कि मीट्रिक में होता है, जो कि बीट्रिक में होता है। और ये 1 किलोवाट बराबर देख सकते हैं 1.36 HP होता है। अगला प्रश्न, ये भी दोस्तों आपको पूछ लिया जाता है, जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न, एक स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप डैश होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक स्लिप एक होती है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, स्लिप का फार्मूला दिया गया है और स्लिप यहाँ पर निकाली गई, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, एक पिंजरी प्रेरण मोटर को 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति के लिए बनाया गया है, इसका 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति पर संयोजित करने
पर क्या घटित होगा। सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो कि निर्धारित चाल की 5 जो 6/5 भाग से चलेगी, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसका तुल्यकालिक गति का फार्मूला देख सकते हैं और स्लिप यो जब आवृत्ति 50 हर्ट्ज तब इसका फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 रन्स में क्लिंचर के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 10 सेंटीमीटर, इससे अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न 3 फेज 400 वोल्ट और 10 HP पिंजरी मोटर के लिए फ्यूज की रेटिंग क्या है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 25 एम्पियर राइट आंसर आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हल किया गया है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, हस्तचालित घूर्णक प्रतिरोध स्टार्टर वाले स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में विध्रुवी अंतःपर्शन किस तरह से जुड़ता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट बटन में के श्रृंखला इसका राइट आंसर यानी सीरीज में जुड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जैसे कि दोस्तों रोटर प्रतिरोध जो है, रोटर यानी घूर्णक प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। इस स्टार्टर में 3 प्रतिरोध होते हैं जो कि आपस में प्रतिरोधक भुजाओं के माध्यम से स्टार में जुड़े होते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की विद्युतीय अंतःपर्शन स्टार्ट बटन के सीरीज में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप जान सकते हैं, जैसा कि एक 6 पोल 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर 6 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर चलता है। इसमें प्रति फेज 0.04 ओम का रोटर प्रतिरोध है और प्रति फेज 0.5 ओम का स्टैंड स्टील प्रतिघात है। तो मोटर की वह गति क्या है जिस पर टार्क अधिकतम होगा। दोस्तों इसको हल करेंगे आप, जैसे कि दोस्तों हम आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा मान दिया गया। पहले तो सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, फिर दोस्तों इसको NR बराबर निकाल लेंगे। जैसे कि रोटर स्पीड यहाँ पर देख सकते हैं, ये आने के बाद दोस्तों आपका जो 920 सही उत्तर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आप पूरा मान रखेंगे तो आपका उत्तर जो आएगा 920 सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों आपका ये पूरा हल हो गया, जैसा कि आप इसे अपने आप से हल कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 2, इसका राइट आंसर है। प्रत्यावर्तक के बारे में आप देख सकते हैं यानी अल्टरनेटर के बारे में जो कि पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर हम जैसे कि आपको बता देते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करने वाली सिंक्रोनस मशीन होती है जो कि एसी पावर का उत्पादन करती है। संरचना के अनुसार अल्टरनेटर 2 प्रकार के होते हैं, रिवोल्विंग आर्मेचर टाइप और रिवोल्विंग फील्ड टाइप, जैसे कि देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1440 RPM पर चलता है तो मशीन के पोल्स की संख्या कितनी है। सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका 4 सही उत्तर आ जाएगा। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर दोस्तों ये पूरा वीडियो आपका मान लो पूरा इलेक्ट्रिशियन आपको इसमें कवर हो जाएगा अगर आप शुरुआत से पूरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों शुरुआत से पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जो छोटे छोटे टॉपिक थे उन्हें हमने पहले ही कवर कर दिया, जो कि जिसमें 25 से 30 प्रश्न थे वो पहले ही वीडियो में कवर हो चुके हैं, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, संधारित यानी प्रवर्तित प्रेरण चालित मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में प्रतिरोध प्रवर्तित मोटरों को रजिस्टर स्टार्ट मोटर की तुलना में डैश बलाघूर्ण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्कृष्ट, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों बलाघूर्ण उच्च होने का मुख्य कारण संधारित्र यानी संधारित्र का प्रयोग करने से फेज अंतर अधिक प्राप्त होता है, जिससे कि प्रारंभिक बलाघूर्ण अधिक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न घड़ी और संकेतन उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सैथिल मोटर, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों सैथिल मोटर एक सिंगल फेज मोटर होती है। यह बिना किसी उत्तेजन के तुल्यकालिक गति पर प्रचलित होती है। इस मोटर में कोई यांत्रिक कंपन नहीं होता है, क्योंकि रोटर में ना ही दांत होते हैं और ना ही वाइंडिंग होती है।
कंपन की अनुपस्थिति के चलते ये मोटर बिना किसी शोरगुल के चलती है। इसका अन्य उपयोग ध्वनि रिकॉर्डिंग यंत्रों और टेलीप्रिंटर, काल मापन आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया है, सिंगल फेज एसी मोटर को स्वपरिवर्तित बनाने के लिए डेड डैश को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सहायक वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। इस जैसा कि हम इसमें और पूरी जानकारी देखते हैं, जैसे कि सिंगल फेज एसी मोटर को स्वपरिवर्तित बनाने के लिए सहायक वाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को मुख्य वाइंडिंग के साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। सहायक वाइंडिंग के उपयोग में दोनों कुंडलों के बीच फेज अंतर अधिक यानी आदर्श मान जो है 90 डिग्री प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों कुंडलों की धाराएं परिक्रमी फ्लक्स यानी रिवॉल्विंग फ्लक्स उत्पन्न करती है तथा मोटर स्वचालित बन जाती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, 3 फेज और 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति क्या है। सिंपल सा है दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फार्मूला n बराबर 120 एफ अपान पी होता है। 120 एफ का मान कितना है, यहाँ पर 50 है, 50 रखेंगे, अब पी का मान 4 है, यहाँ पर भाग देंगे 4 तेई 12, 3 ऊपर 30 आज 30, यहाँ पर 30 को 15 से गुणा कर देंगे, 5 तेई 15, 1500 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न ईएमएफ के चक्रों की संख्या निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ध्रुवों की संख्या इसका राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है आपका, एक प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर के तुल्यकालिक प्रतिघात को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, धारा लघुपतित प्रति फेज अपान वोल्टेज लघुपतित प्रति फेज इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वोल्टेज लघुपतित प्रति फेज अपान धारा लघुपतित प्रति फेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपका दिया गया, अल्टरनेटर में उत्तेजन यानी एक्साइटर क्या प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि उत्तेजन वाइंडिंग को डीसी शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर आप देख लें, जैसे कि दोस्तों अल्टरनेटर में उत्तेजन रोटर पर की गई उत्तेजन वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग को 220 वोल्ट की डीसी शक्ति प्रदान करता है। अल्टरनेटर दोहरा उत्तेजित मशीन होती है। अगला प्रश्न, एक प्रत्यावर्तक की समग्र दक्षता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। सिंपल सा दोस्तों, इसका फार्मूला जैसा कि दोस्तों शक्ति आउटपुट अपान आउटपुट प्लस हानियां, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, तुल्यकालिक मशीनों में अवमंदक कुंडली डेड डैश के तहत संतुलित 3 फेज वोल्टता बनाए रखती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि असंतुलित भार स्थिति इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वोल्टता नियमन और शक्ति गुणांक सुधार इसका राइट आंसर है। इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। तुल्यकालिक मोटर एक नियत गति कांस्टेंट स्पीड मोटर है, जो कि तुल्यकालिक गति पर चलती है। ये अगला प्रश्न, उल्टा वी वक्र डेड डैश ग्राफ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पावर फैक्टर, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर IF इसका राइट आंसर है, यानी फील्ड धारा, ये देख सकते हैं। चलिए, इसका डायग्राम भी आप जान सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुल्यकालिक मोटर में डेड डैश की आवश्यकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा आपूर्ति इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, पास और तरंग कुंडली के लिए पश्च अंतराल और अग्र अंतराल की संख्या डेड डैश होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोनों विषम होनी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि यदि ध्रुव स्पान या कॉइल पिच के बराबर हो तो कुंडलन कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फुल पिच्ड इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसका फार्मूला भी जान सकते हैं, KP बराबर S अपान P इसका सही फार्मूला है। जैसा कि S बराबर स्लॉटों की संख्या, P बराबर ध्रुवों की संख्या और K बराबर पोल पिच दर्शाता है। अगला प्रश्न, कुंडली के पक्षों की संख्या कुंडली की संख्या का डेड डैश गुना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिष्ट धारा डीसी मशीन में 6 पोल लैप कुंडली का प्रयोग किया जाता है तो समांतर पथों की संख्या क्या होगी। दोस्तों, लैप में समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या बराबर होती है, जो कि 6 हमेशा रहेगा, जो कि अगर वेव होता तो यहाँ पर 2 हो जाता है। चलिए,
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, त्रिकला इसी स्टेटर कुंडलन में प्रति समूह कुंडलियों की संख्या डैश डैश के बराबर होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि देख सकते हैं प्रति संख्या कुंडली समूह के कुल कुंडली की संख्या, ये इसका राइट आंसर है। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वह आंकड़ा जो एक एसी स्टेटर के कुंडलन या पुनः कुंडलन को पहले ज्ञात होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों की संख्या और कला संयोजन, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वाइंडिंग जिसमें कुंडली यानी कॉइल के दो किनारों के बीच की दूरी फुल पिच वाइंडिंग से कम होती है तो उसे डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है शॉर्ट पिच वाइंडिंग, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, घर के वायरिंग के केबल पर दिए गए 12 और 2 GNM का अर्थ क्या है। सही उत्तर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, क्रमशः आकार के तारों की संख्या, ग्राउंडेड और गैर धात्विक, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, घरेलू विद्युत उपकरण ज्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 230 वोल्टेज पर कार्य करते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, एक नाभिक की रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ को विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण छड़ में लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, इसके अलावा इसमें बोरान का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, विद्युत संयंत्र में अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज विधि को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंकिंग फंड विधि, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इसे अवमूल्यन ज्ञात करने की निम्न विधियां, जैसे कि सरल रेखा विधि, घटोत्तरी मान विधि और शोधन निधि विधि, ये पूरी इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा इस प्रकार उत्पन्न होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में आवृत्ति निश्चित मान को 50 हर्ट्ज से प्लस माइनस 1.5 निर्धारण मान किया गया है। अगला प्रश्न, प्लस माइनस 3 भी हो सकती है दोस्तों। एक संचरण लाइन के चालक की सतह पर उसके कोर की तुलना में अधिक धारा प्रवाह होती है, यह तथ्य कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है